Hello bachcho, let's read this question. The question states the osmotic pressure of equimolar solutions of BaCl2, NaCl and sucrose at a C12H22O11 will be in the order A. NaCl it is having the greatest, then sucrose and then BaCl2. Option B BaCl2 then NaCl and then sucrose. Option C NaCl, BaCl2 and then sucrose. And option D sucrose then NaCl and then BaCl2. Let's understand this question with a key concept. So here the key concept is about the osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद पाई. ये बेसिकली एक एक्सेस प्रेशर होता है जो वेपर्स लिक्विड पे लगाते हैं. एंड इस प्रेशर से व्हाट विल हैपन, ऑस्मोसिस नहीं हो पाता. मतलब बेसिकली वी आर प्रिवेंटिंग द ऑस्मोसिस. मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द एक्सेस प्रेशर that must be applied to prevent the osmosis. Right? Suppose अगर मैं एक बीकर लेती हूं एंड यहां पे सॉल्यूशन भरा है पूरा. सो बेसिकली ये सॉल्वेंट है. यहां पे सपोज एक पिस्टन लगाते हैं एंड ये पिस्टन की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो अगर यहां पे पिस्टन नहीं लगा होता तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से हाई वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोसिस होती, वाटर की मूवमेंट होती. बट हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं. जब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा, व्हाट विल हैपन, प्रेशर ऊपर की साइड से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा सॉल्वेंट का, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट, जिसकी वजह से दिस प्रेशर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द ऑस्मोसिस. We need to understand that osmotic pressure, let's just set it as OP, it is directly proportional to the molarity of the solution. कि क्या molarity है ये उस पर डिपेंड करता है, but at given temperature. And we are given कि यहाँ पे equimolar solutions हैं. इसका मतलब osmotic pressure it is not affected by molarity, right? Now we need to understand कि क्या Van 't Hoff equation दी गई थी. There is a Van 't Hoff equation जो Van 't Hoff ने दी गई थी for the osmotic pressure, that is pi equals to ICRT. And basically अगर मैं concentration को, C is the concentration, I is the Van 't Hoff factor, R is the gas constant and T is the temperature. So अगर concentration को लिखा जाए तो number of moles by volume RT होगा. So we need to understand I क्या है. फॉर दैट सबसे पहले हमको दो केसेस समझने हैं. दैट अगर एसोसिएशन होता है, अगर मॉलिक्यूल्स का थ्रू कोर्स ऑफ रिएक्शन एसोसिएशन हो जाता है, सो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे गेट डिक्रीज, क्योंकि एसोसिएटेड हो गए, दे गेट एग्रीगेटेड. तो जो ओवरऑल पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, हम टोटल पार्टिकल्स अगर गिने तो वो लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो जाएंगी और वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई. वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा. मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास पहले आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए. हेंस ये एबनॉर्मैलिटी होती है मॉलिक्यूलर मास की. नेक्स्ट, अगर डिसोसिएशन हुआ, मतलब कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए in its respective ion, suppose NaCl लिया, Na plus Cl minus में dissociate हो गया, what will happen, number of particles बढ़ जाएंगे. number of particles बढ़ने से colligative properties बढ़ जाएंगी and colligative properties बढ़ने से molecular mass कम हो जाएगा. मतलब overall molecular mass हमको कम मिलेगा. these are the abnormalities of the molecular mass, क्योंकि कुछ में बढ़ जाता है, कुछ केसेस में कम हो जाता है. and due to this association dissociation, I क्या होता है, I it is the Van 't Hoff factor, which basically governs the extent of association और dissociation. मतलब कितना association और dissociation होगा वो I govern करता है. एंड यहाँ पे एज हम इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं दैट पाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
सो हमको आई देखना है इन दीज रिस्पेक्टिवली इक्विमोलर सॉल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा. सो द फॉर्मूला फॉर आई, it is equals to total number of moles of particles after dissociation, मतलब dissociation के बाद कितने number of particles हुए, divide by initial number of moles of particle, मतलब initially कितने थे before dissociation. So let's find it out for the respective three osmotic solution. First हमको BaCl2 दे रखा है. अगर BaCl2 की बात करूं, सो BaCl2 इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो डिसोसिएट होगा Ba+2 में एंड Cl-, जो Cl- हमको 2 मिलेंगे. हमने इसको बैलेंस कर दिया. अगर I इसका निकाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमको 2 मतलब 3 मिल रहे हैं, एंड बिफोर इट इज 1, सो I की वैल्यू 3 आएगी. 3/1 विच इज इक्वल्स टू 3. सेकेंड इज NaCl. NaCl भी डिसोसिएट होगा into its respective ion, that is Na plus and Cl-. I की वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन हमको 2 पार्टिकल्स मिले, that is Na plus and Cl, and initially it is 1, so I की वैल्यू 2 आ गई. थर्ड है हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोसिएट नहीं होता, हेंस इसकी I की वैल्यू 1 होती है. We know that I it is directly proportional to pi, that is osmotic pressure. So osmotic pressure जिसका सबसे ज्यादा I होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा. सो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एज BaCl2 का सबसे ज्यादा है, देन NaCl, एंड देन C12H22O11, that is sucrose. So the final answer to this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.